वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग DSSP का PGT इकोनॉमिक्स का 21 जून को जो एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स इकोनॉमिक्स के सॉल्व कर चुके हैं, चाहे वो स्टैट इकोनॉमिक्स हो, NVS हो, KVS हो, सेट एग्ज़ाम्स हो। आपको ये डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स इकोनॉमिक्स की नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाकर हर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा एक क्वेश्चन पेपर है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द पब्लिक पॉलिसी विच आर मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कि वो पब्लिक पॉलिसी जो कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो हमारी ये टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से क्या है जो पुअर पर्सन है, मान लो कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई गई, इतने लोग पुअर हैं हमारी इकोनॉमी में, तो जो पॉलिसी इन गरीबों के लिए बनाई गई, स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई गई, इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है। तो आपको आंसर ये इसका बताना है। तो जो पॉलिसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, सभी के लिए नहीं होती, तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ये कह सकते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को गेहूं देती है, चावल देती है, वो सब चीज़ें सब पूरी सोसाइटी को गवर्नमेंट नहीं देती, बल्कि पुअर सेगमेंट को देती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है परफेक्ट कंपटीशन है, आपका शटडाउन पॉइंट जो है आपको बताना है इकोनॉमी में। ठीक है, एक फर्म कहाँ पर आकर शटडाउन करती है। आप क्या करो, आप ऑप्शंस भी ना पढ़ो, आप डायग्राम बनाओ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट होता है, और यहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है। और आपको पता है कि जहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इक्वल होती है एवरेज रिवेन्यू के, वो एक फर्म का शटडाउन पॉइंट होता है। अब ये क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला गया है कि शटडाउन पॉइंट क्या है। MC के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है शटडाउन का, तो ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। MC के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो ये पॉइंट भी कट हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या बोला है, जब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आपको जो एवरेज रिवेन्यू है वो कम मिल रही है, तो एक फर्म क्या कर देगी, उत्पादन करना बंद कर देगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊँ, मान लो एक प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, एक पेन बनाया, पेन बनाने में एक फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 5 रुपीज़, ठीक है, और उस पेन का जो प्राइस है मार्केट में वो कितना है, 2 है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक फर्म को प्रोडक्ट बनाने में लॉस हो रहा है। तो ये वाली भी सिचुएशन शटडाउन की होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो आपको ये बता रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर एक फर्म की ज़्यादा है उसके एवरेज रिवेन्यू से, तो वो फर्म क्या करेगी, शट डाउन कर लेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है जो कर्व कमेटी बनाई गई थी 1955 में, वो उसका संबंध किससे है। हमने कमेटी स्पेशल जो है 2 वीडियोस की हुई हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी कमेटीज़ हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि कर्व कमेटी 1955 में जो बनाई गई उसका संबंध प्राइवेटाइजेशन से है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से है, या लाइसेंसिंग को एबोलिश करने से है। अब आप लोगों को पता है कि ये जो कमेटी है 1955 में बनाई गई थी कि गांव का कितना विकास हो रहा है, वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कितनी कैपेसिटीज़ हैं, इसको देखने के लिए 1955 में दत्तात्रेय गोपाल जो थे इस कमेटी के हेड थे, तब ये कमेटी बनाई गई थी। वो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैपेसिटीज़ को देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिशिएट इन इंडिया, इंडिया में फिजिकल डेफिशिएट हो गया, तो ये कह रहे हैं कि उस फिजिकल डेफिशिएट का लार्ज पार्ट कैसे फाइनेंस किया जाता है, मतलब पैसा कहाँ से लेकर आया जाता है। ठीक है, मान लो राजकोषीय घाटा हो गया गवर्नमेंट को बजट में, बजट के अंदर सरकार के खर्चे हो गए ज़्यादा, एक्सपेंडिचर हो गए ज़्यादा, इनकम है कम, तो उसका क्या हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। अभी ये कह रहे हैं जो राजकोषीय घाटा है वो इंडिया के अंदर कैसे फाइनेंस होता है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट से जो गवर्नमेंट है मार्केट से बोरोइंग लेती है, चाहे वो इंटरनल मार्केट अब इंडिया से ही लिया जाए या फिर दूसरे देशों से हम बोरो करते हैं मार्केट से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फाइनेंसिंग होती है मार्केट बोरोइंग से होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटी। अब यहाँ पर आपको सिचुएशन दी गई है और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें से किसके अंदर इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो क्या रहेगी, आपकी लेस देन 1 रहेगी। आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी आपकी लेस देन 1 कब रहती है, जब क्या होता है, जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। आपने इलास्टिसिटी का ये डायग्राम देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा इलास्टिसिटी होती है 1, यहाँ होती है आपकी लेस देन 1, यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ लेस देन 1 की कंडीशन यही होती है, इफ़ द आउटले इंक्रीज, आउटले होता है टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है, जब आपका प्राइस इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक इकोनॉमी है जो अपनी एग्रीगेट इनकम को इंक्रीज करना चाहती है 500 करोड़ से, और इन्वेस्टमेंट की अब हमसे क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, अगर आपकी MPC 0.4 है। तो आप लोगों को पता है ना, हमें पता है जो मल्टीप्लायर होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों को पता है, आपके पास इनकम में जो चेंज है वो आपको पता है, आपको इन्वेस्टमेंट का चेंज निकालना है और आपको MPC दे रखी है, तो हम पहले मल्टीप्लायर जो है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/1 माइनस MPC करके आप क्या निकालोगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमने पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 1/1 माइनस MPC जो है हम लगाएंगे। अभी आप लोगों को पता है MPC कितनी है, 1/1 माइनस 0.4। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.6 आ जाएगा आपका। तो अब जब आप यहाँ इसको सोल्व करोगे तो आपका 1.66 आ जाएगा। आपको पता लग गया आपका मल्टीप्लायर है 1.66, और आपको पता है आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई आपकी 1.66। आप इनकम आप कितनी इंक्रीज करना चाहते हो, 500 करोड़ इंक्रीज करना चाहते हो, तो 500 आप ऊपर डालोगे, इन्वेस्टमेंट की प्लेस पर आप इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि उसको तो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है 500 ऐसे करो और अपॉन में क्या करो 1.66। जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर 301 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो आपको पता लगा कि अगर आपको इनकम को 500 करोड़ से बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 300 करोड़ इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अ गुड्स विच इज करेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो वस्तुएं जिनमें दोनों विशेषताएं होती है, राइवल भी होता है, कंपटीशन भी होता है, एक्सक्लूडेबिलिटी कि आप लोगों को निकाल भी सकते हो, तो वो गुड्स कौन से कहलाती है? प्राइवेट गुड, नॉर्मल गुड, मेरिट गुड एंड पब्लिक गुड। आप लोगों को पता है प्राइवेट गुड वो गुड्स होती हैं जिनके अंदर कंपटीशन भी है, साथ साथ अगर जो प्राइस पे नहीं करेगा उसको आप इन गुड्स के यूज़ करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है इन केस ऑफ मोर्टेज फाइनेंसिंग, जैसे कि मोर्टेज फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें बेस रेट को लाया गया आरबीआई द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था? बेस रेट लेके आया था। अब बेस रेट क्या होता है? एक ऐसा मिनिमम रेट जिससे कम रेट पर कोई भी बंधक लोन जो है वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोगों को नहीं दे सकते, अपने कस्टमर को नहीं दे सकते, तो ये तो मिनिमम रेट उनको पे करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आरबीआई लेकर आया था। अब हमसे पूछा है किस ईयर में लेकर आया था, तो ये मोर्टेज फाइनेंसिंग के अंदर बेस रेट का कॉन्सेप्ट आरबीआई के द्वारा 1 जुलाई 2010 को लाया गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, विच प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। किस प्लान के अंदर ये सोचा गया कि हमें ह्यूमन जो हमारा कैपिटल है, एक पर्सन जो है वो भी एक कैपिटल है, और अगर आप उसको स्किल करते हो तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। ये हुआ था जब हमारा 7th 5 ईयर प्लान आया, तो उस 5 ईयर प्लान में हमने बहुत ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल पर काफ़ी फोकस किया और इसी को एक ग्रोथ के इंजन के रूप में जाना था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मे बी द रीजन लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। अब आप क्या करो, वो कह रहे हैं कि आपकी सप्लाई कर्व ऐसे होता है, तो लेफ्टवर्ड आप शिफ्ट कर गए, तो क्या रीज़न हो सकता है इनमें से? फर्स्ट ही देखिए, इम्पोजिशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कमोडिटी। अगर किसी भी तरह की ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी या कोई टैक्स लगाया जाता है, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? प्रोडक्शन करने की बढ़ जाएगी, तो आपका सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो पता लग गया आपको कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दे रखा है वही सही है, बाकी ऑप्शंस को भी आप पढ़ सकते हो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेलर इन इंडस्ट्री, अगर किसी भी इकोनॉमी में बेचने वालों की संख्या बढ़ेगी तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, तो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपका उत्पादन करने की कॉस्ट कम आएगी तो भी आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज करेगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो आप पहले से कम लोगों को लगाकर या कम टेक्निक से भी प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा ये तीनों रीजंस आपकी सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं। सिर्फ फर्स्ट रीज़न ही एक ऐसा रीज़न है जो आपकी सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ लिबरलाइजेशन प्री रिक्वेस्ट ऑफ रिमूविंग बजट डेफिशिएट, क्या हो रहा था? 1991 में आप लोगों को पता है हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे। तो ये कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन होने से पहले बजट का जो डेफिशिएट था, घाटा, उसको पूरा करने की क्या मतलब उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा क्या किया गया था? तो आप लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो उस टाइम लिबरलाइजेशन से पहले लोन लिया था, फॉरेन डेट लिया था, तभी हमारा जो बजट का जो डेफिशिएट है वो क्या हुआ था? रिमूव हुआ था। यही उसकी फर्स्ट कंडीशन भी थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट पॉपुलर प्राइस स्ट्रेटेजी एट द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज। अब आप लोगों को पता है कि जो
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम उसको पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस होती हैं, तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हम कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। तो लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेज होती हैं, इस तरह से वो बनता है डायग्राम, और इसमें स्टेजेस होती हैं। तो इन स्टेजेस में जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है ना प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर एक फर्म कौन सी प्राइस स्ट्रेटेजी का यूज़ करती है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो एक फर्म प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करती है। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी होती है कि जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर से लेने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, प्राइस स्कीमिंग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज हाईएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन किस 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा था। तो हमारा 10th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो था 8.2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, अजप्शन बिहाइंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आप लोगों ने देखा है 2 गुड्स होती हैं और यहाँ पर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरह से बनता है, जिसको हम पीपीसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है उसके अजप्शंस कौन कौन सी है। अजप्शंस क्या होता है, वेरिएबिलिटी, सप्लाई, फैक्टर, प्रोडक्शन। क्या ये जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, ये उसकी अजप्शंस नहीं होती। कॉन्टीन्यूस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या लगातार टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहता है, ये भी उसकी अजप्शन नहीं है। एलोकेशन ऑफ फैक्टर इनपुट टू अ सिंगल यूज़, क्या हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सिर्फ एक सिंगल यूज़ होता है, ये भी हमारी इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के जो अजप्शन है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होता है, पूर्ण रोजगार होता है, ये हम पहले ही मान लेते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्किल एंडोर्समेंट एस्पेक्ट वाज कवर्ड अंडर द विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम। किस एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो स्किल एंडोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है लाया गया था। अब जो है TRYSEM, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर स्किल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि गांव का जो यूथ है वो किस तरह से उसको स्किल किया जाए कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ये स्कीम थी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइसिम। ट्राइसिम क्या हुआ, मैंने आपको बोला ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, आपको ट्रेनिंग करनी है रूरल का जो यूथ है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाली जो स्कीम थी ये बहुत पहले लाई गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 15 अगस्त था उस दिन 1979 के अंदर ये स्कीम जो है जिसमें स्किल पर फोकस किया गया था लेके आई गई थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मोनोप्सोनी इज अ मार्केट विच फ्यू सेलर वन बायर फ्यू बायर वन सेलर। मोनोप्सोनी जो होती है एक मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बायर्स खरीदने वाले की क्या होती है, मोनोपोली होती है। मोनोपोली में क्या होता है, देखो मोनोपोली और मोनोप्सोनी दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मोनोपोली में बेचने वाला जो सेलर होता है उसकी मोनोपोली होती है और मोनोप्सोनी में खरीदने वाले बायर की क्या होती है, मोनोपोली होती है। तो एक ही बायर होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज DSSB का जो क्वेश्चन पेपर है उसके हमारे 1 से 16 क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व हो चुके हैं। अब आपको वीडियोस कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी।
आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।